स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMED में नेक्स्ट लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। और इस लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने रोड मेटल के बारे में डिस्कस किया था। तो इस एग्जाम्पल में रोड मेटल्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आइए डिस्कस करते हैं। तो लिखा है टोना जाखल सड़क पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सड़क गिट्टी 12 mm का लेन देन हुआ। निर्धारित प्रपत्र पर सड़क सामग्री विवरणीय RMR तैयार किया गया। अप्रैल 1986 के स्वरूप में गिट्टी का अधिशेष 8 क्यूबिक किलोमीटर 510 सेंटीमीटर किलोमीटर 6 3 क्यूबिक तथा मई 1986 में प्रत्येक किलोमीटर में 10 क्यूबिक की दर से गिट्टी की पूर्ति की गई। माप पुस्तिका 25 पृष्ठ 40। प्रत्येक माह के अंत में शेष सामग्री विवरण इस प्रकार है। जैसे मास के अंत में शेष सामग्री, जैसे अप्रैल 1986 मात्र 8, चेक बुक संदर्भ 70/55, मात्रा 10 क्यूबिक, चेक बुक संदर्भ 71/55, मात्रा 12, चेक बुक संदर्भ 72/55। फिर 1986 10 93/55, 10 12 94/55, 11 95/55। 19 जून 1986 में 5 8/56, 8 9/56, 6 10/56। तो सड़क सामग्री विवरण की उपयोगिता, यूजेस ऑफ RMR। सड़क सामग्री विवरणी RMR का महत्व निम्नलिखित है। जैसे कि विवरणीय सड़क का एक ऐसा अनुलंब दृश्य है जो इसके प्रत्येक किलोमीटर की लंबाई में सड़क सामग्री की स्पष्ट जानकारी देता है। ठीक है, पूर्ति, खपत, अधिशेष। सेकंड है सड़क की किसी किलोमीटर लंबाई में लंबे समय तक यदि सड़क सामग्री, ठीक है, यदि सड़क सामग्री प्रत्येक किलोमीटर लंबाई में सड़क सामग्री की स्पष्ट जानकारी देता है। सड़क की किसी लंबाई में लंबे समय तक यदि सड़क सामग्री की कोई खपत नहीं होती तो यह स्पष्ट है उस लंबाई में सड़क मरम्मत का कोई कार्य नहीं हुआ और सड़क गैंग लापरवाही बरत रही है। इसके विपरीत यदि खपत सामान्य से अधिक होती है तो वहाँ सड़क सामग्री में कुछ गड़बड़ है। अतः अधिकारियों को सड़क के उस भाग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 3, विवरणीय की जांच से गैंग के कार्यस्थल का पता लगता रहता है। अतः गैंग के लोगों को अपने गांव के पास ही कार्य करते रहने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। रोड मेटल विवरणी के अधिशेष को देखकर सड़क की विभिन्न लंबाइयों में अगले वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है। जांच पुस्तिका, चेक बुक। सड़क गिट्टी की भौतिक जांच इसकी मौके पर पुनः पैमाइश करके की जाती है। यह जांच सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता द्वारा अपने दौर के समय की जाती है। उच्च अधिकारियों द्वारा जांच, पैमाइश, ठीक है, एवं अंदराज सामान्य माप पुस्तिका MB में नहीं किया जाता क्योंकि इस गिट्टी का कोई भुगतान नहीं होना है। माप पुस्तिका में उसी सामग्री की प्रविष्टि की जाती है जिसका भुगतान होना होता है। अतः मिट्टी की जांच गिट्टी की जांच प्रविष्टियां एक अलग नोटबुक में की जाती हैं जिसे जांच पुस्तिका, चेक बुक कहते हैं। जांच पुस्तिका सार्वजनिक लेखा के अंतर्गत कोई निर्धारित प्रपत्र न होते हुए भी एक सरकारी अभिलेख माना जाता है जिसे अधिकारी वर्ग दौर के समय अपने पास रखते हैं। जांच पुस्तिका पर मशीनी नंबर पड़े होते हैं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होती है। पुस्तिका पर मशीनी नंबर पड़े होते हैं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होती है। खंड उपखंड के निरीक्षण के समय जांच पुस्तिका भी देखी जाती है। अब प्रपत्र, वास्तविक शेष, एक्चुअल्स के आगे वाउचर संख्या अथवा माप पुस्तिका MB का संदर्भ न देकर जांच पुस्तिका का संदर्भ दिया जाता है। ठीक, जांच पुस्तिका का संदर्भ दिया जाता है। देखो इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। सड़क सामग्री विवरण, रोड मेटल रिटर्न, RMR वर्ष 1986 से 87। सड़क टोना जाखल मार्ग
घमंडीलाल मीठ, जिला फतेहाबाद, किलोमीटर 5th 6th 7 पत्थर की गिट्टी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इसी में आगे देखो उन्होंने पूरा चार्ट तय करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है सड़क गिट्टी की दर अनुसूची या दर पुस्तिका, शेड्यूल ऑफ रेट्स बुक फॉर रोड मेटल। क्योंकि सड़क सामग्री सड़क के किनारों के साथ साथ किलोमीटर पार भंडारण की जाती है, अतः प्रत्येक किलोमीटर के लिए परिवहन भाड़े के अंतर के कारण गिट्टी की पूर्ति पर सप्लाई रेट अलग अलग होगी। सड़क के प्रत्येक किलोमीटर में गिट्टी की पूर्ति के लिए एक दर अनुसूची तैयार की जाती है, जिसमें निम्नतम पूर्ति दरें दर्शाई जाती हैं। सड़क सामग्री की सप्लाई के आकलन एस्टीमेट इसी दर सूची के आधार पर बनाए जाते हैं। दर अनुसूची में दिए गए दरों से अधिक दर स्वीकार करने के लिए इसका औचित स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है। दर अनुसूची पत्र 17 पर तैयार की जाती है। दर अनुसूची की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। क्षेत्र में नई खदानों के उपलब्ध होने, परिवहन भाड़े में परिवर्तन आने इत्यादि के कारणों से दरों में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। दर अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार अधीक्षण अभियंता को है। फिर है सामग्री का क्षय, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। सीमेंट, बालू, गिट्टी, चूना, सुर्खी आदि सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने पर इनकी मात्रा में कुछ न कुछ कमी अवश्य हो जाती है। इससे सामग्री का क्षय कहते हैं। कच्चे माल को किसी विशेष रूप में परिवर्तित करने पर भी क्षय स्वाभाविक है। यह क्षय 5 से 10% तक लिया जाता है। क्षय का मूल वस्तु की प्रारंभिक लागत में जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा ये चैप्टर हमारा 16 यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 17, सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री, मटेरियल्स चार्ज डायरेक्ट टू वर्कर। हमारा जो मटेरियल्स है वो डायरेक्ट चार्ज करता है वर्कर के लिए। इंट्रोडक्शन। जब स्टोर की किसी सामग्री का मूल उच्चंत शीर्षक स्टॉक में न डालकर किसी निर्माण कार्य के खाते में सीधे डाल दिया जाता है, तब इसे सीधे कार्य को व्यवहारित सामग्री कहते हैं। यह एक लेखा विधि है जो सामान के मूल्य का भुगतान तथा समंजन करने के लिए अपनाई जाती है। जैसे सभी मटेरियल अंततः निर्माण कार्य पर जाकर ही खपता है। छोटे कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री स्टॉक में लाकर रखी जाती है। इसका लेखा उच्चंत शीर्षक सस्पेंशन हेड स्टॉक के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उस समय यह स्पष्ट नहीं होता कि कितनी सामग्री किस कार्य में और कब निर्गत होगी। जैसे जैसे यह सामान स्टॉक से निकलकर विभिन्न कार्यों में खपता जाता है, उसकी लागत संबंधी निर्माण कार्य को विकलित डेबिट कर दी जाती है। बड़े निर्माण कार्यों में बहुत अधिक सामान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सामान्य स्टॉक से पूरा नहीं किया जा सकता। फिर प्रत्येक स्टॉक की एक आरक्षित सीमा रिजर्व लिमिट ऑफ स्टॉक होती है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विशेष तथा बड़े कार्यों में लगने वाली सामग्री की मात्रा का पूर्व अनुमान रहता है। ऐसी स्थिति में उस कार्य के लिए क्रय की गई सामग्री की लागत शुरू में ही सीधे उसी कार्य के लेखा में उच्चंत शीर्षक सामग्री मटेरियल में डाल दी जाती है, और यह लेखा विधि सरल पड़ती है, क्योंकि मटेरियल को एक शीर्षक से निकालकर दूसरे शीर्षक में डालने की प्रक्रिया करनी पड़ती है और लेखा कार्य कम हो जाता है। सीधे कार्य प्रभावित सामग्री को क्रय करके मुख्य भंडार में लाने की आवश्यकता नहीं है। यह सामग्री जिस निर्माण कार्य के लिए खरीदी गई है सीधे उसी स्थल पर पहुंचा दी जाती है। इससे परिवहन व्यय कम हो जाता है और सामग्री उपलब्ध कराने में अनावश्यक समय नहीं लगता। ऐसी सभी सामग्री जिसे उच्चंत शीर्षक सामग्री के अंतर्गत लिया जाता है, वह लेखा स्थलीय सामग्री लेखा मटेरियल्स एट साइट अकाउंट MAS अकाउंट कहलाता है। यह लेखा प्रपत्र 35 व 37 पर बनाया जाता है।
फिर है परिस्थितियाँ जिनमें सामग्री सीधे कार्य को प्रभावित करती हैं। कंडीशंस ऑफ मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क्स। निर्माण सामग्री सीधे निर्माण कार्य को प्रभावित करने का तात्पर्य है कि उस सामग्री का मूल्य उच्च शीर्षक सस्पेंशन हेड स्टॉक में न डालकर सीधे निर्माण कार्य के खाते में डाल दिया जाता है और प्रभावित कर दिया जाता है, और इन स्थितियों में निर्माण सामग्री उच्च शीर्षक स्टॉक में न दिखाकर सीधे कार्य के शीर्ष सामग्री मटेरियल्स को प्रभावित करती है। ठीक, तो ये था हमारा परिस्थितियाँ, ये थी हमारी परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में इन पर हम डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होगा जब निर्माण कार्य काफ़ी बड़ा हो और समान स्टॉक की आरक्षित सीमा के अंदर आवश्यक सामग्रियों का क्रय करना संभव ना हो, तो इस स्थिति में स्थलीय सामग्री लेखा एमएस अकाउंट रखना अनिवार्य है। इस स्थिति में जब केवल मजदूरी का ठेका दिया गया है और सभी निर्माण सामग्री विभाग ने सप्लाई करनी है, तो इस स्थिति में स्थलीय सामग्री लेखा एमएस अकाउंट अवश्य रखना होता है। जब निर्माण स्वयं विभाग द्वारा डिपार्टमेंटल वर्क किया जा रहा है, तो इसके लिए क्रय की गई सामग्री सीधे कार्यस्थल पर पहुंचा दी जाती है। यदि सामग्री की मात्रा बहुत कम है तो स्थलीय सामग्री लेखा रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सामग्री का मूल्य सीधे कार्य के खाते में डाल दिया जाता है। फिर है स्थलीय सामग्री लेखापत्र तथा प्रपत्र। मटेरियल एट साइट अकाउंट एमएस अकाउंट एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स। सामान्यतः बड़े निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री सप्लायर अन्य खंडों से प्राप्त कर सीधे कार्यस्थल पर पहुंचा दी जाती है। इससे परिवहन का व्यय, समय की बचत होती है और भंडार अनावश्यक लिखापढ़ी से छूट जाता है। कार्यस्थल पर सीधे भेजी गई सामग्री को उच्च शीर्षक मटेरियल सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है और यह स्थलीय सामग्री लेखा एमएस अकाउंट कहलाता है। स्थलीय सामग्री लेखा प्रपत्र 35 तथा 37 पर महीनेवार रखा जाता है और प्रपत्र 35 पर प्रत्येक सामग्री की अनुमानित एस्टिमेट मात्रा तथा कार्य की कुल निर्गत मात्रा का तुलनात्मक ब्यौरा दिया जाता है। प्रपत्र 37 पर कार्य में प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त सामग्री का सत्यापित ब्यौरा तथा मूल विवरण दर्ज किया जाता है। यह प्रपत्र 273 पर 274 और 75 पर दिए गए हैं। फिर है प्रपत्र 35 अनुमानित तथा आगात सामग्री का तुलनात्मक विवरण। प्रपत्र भरने की विधि कैसे कैसे हम भरते हैं, जैसे मुख्य सामग्री जैसे सीमेंट, इस्पात, पत्थर, ईंट, लकड़ी आदि को अलग अलग खानों में लिखा जाता है। खुदरा सामग्री को एक ही स्तंभ में लघु मदे में इकट्ठा लिखा जाता है। मोटी सामग्री की मात्रा तथा मूल दोनों ही लिखे जाते हैं। मूल लाल स्याही में मात्रा के ऊपर ही लिख दिया जाता है। लघु मदों का केवल मूल ही लिखा जाता है। प्रपत्र पर प्रत्येक सामग्री की स्वीकृति, एस्टिमेट की मात्रा, प्रत्येक मास में कार्य को निर्गत मात्रा तथा मास के अंत तक कुल निर्गत मात्रा पिछले महीने के जोड़ सहित की जाती है। अब हमें प्रपत्र 37 प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त सामग्री का सत्यापित ब्यौरा तथा मूल विवरण। प्रपत्र भरने की विधियाँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रपत्र के ऊपरी भाग में पूर्ण की गई मदों का परिमाप लिखा जाता है और इनमें प्रयुक्त सामग्री की गणना एस्टिमेट की पुस्तिका या विभाग के मानक सूत्रों के अनुसार ज्ञात करके लिख दी जाती है। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे देखो एक टेबल बना के समझाया हुआ है, दिखाया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या सामग्री हम बांटते हैं और कैसे कैसे इनका हम यूज़ करते हैं। तो हम जान रहे हैं ना कि हर चीज़ को हम एक प्रॉपर इंस्पेक्शंस में रखते हैं। ठीक है, अब प्रपत्र के निचले भाग का स्तंभ ए प्रपत्र 35 की सहायता से भरा जाता है। स्तंभ बी में ऊपर एक में ज्ञात की गई प्रयुक्त सामग्री की मात्रा भरी जाती है। स्तंभ सी में अप्रयुक्त शेष सामग्री की पुस्तिका मात्रा लिखी जाती है। स्तंभ सी, स्तंभ ए, स्तंभ बी
तो स्तंभ डी में बची हुई सामग्री की वास्तविक मात्रा जांच करके अंकित की जाती है। स्तंभ ई में स्तंभ सी तथा स्तंभ डी का अंतर ज्ञात करके लिखा जाता है। स्तंभ एफ में स्तंभ ई के अंतर का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। फिर है 17.1 में एग्जाम्पल के दौरान इन्होंने इसको समझाया है। जिला जज के आवास के निर्माण हेतु निम्नलिखित सामग्री सीधे कार्य को प्रेरित की गई। इसका स्थलीय सामग्री लेखा निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार किया गया। जैसे एस्टीमेट के अनुसार सामग्री सीमेंट 1200 बोरी 60 रुपये प्रति बोरी, ईट 20 यानी कि 2 लाख, ठीक है, 400 प्रति हजार, बालू 150 घन मीटर 80 प्रति घन मीटर, पिछले माह का अधिशेष सीमेंट 20 बोरी, ईंटें 4000 नंबर, बालू 10 घन मीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा है महा में स्थल पर आगाज सामग्री। खंड भांडार से प्राप्त मांग पत्र 23/4 दिनांक 5/12/1986, सीमेंट 50 बोरी, बालू 30 घन मीटर, पत्थरी बिक्री सप्लाई कंपनी, ठीक है, से दिनांक 6/12/1986 को प्राप्त। माँ पुस्तिका में 49/26 ईंटें 2 लाख नंबर। पुख्ता ईंट भट्टा से 20/12/1986 को प्राप्त। माँ पुस्तिका संख्या 49/30 ईंट 30,000 नंबर। निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 30/12/1986 तथा 50 घन मीटर ईंट चिनाई 1:6 पूर्ण हो चुकी है, जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका 56 पृष्ठ पर की गई है। संकेत: सामग्री की खपत निम्न सूत्रों से लें। ईंट चिनाई कार्य 1:6 के लिए सीमेंट 1.3 बोरी प्रति घन मीटर चिनाई, ईंट 500 प्रति घन मीटर चिनाई, बालू 0.27 घन मीटर प्रति घन मीटर चिनाई। प्रपत्र 35 पृष्ठ 273 पर तथा प्रपत्र 37 पृष्ठ 274 से 275 पर दिए गए। फिर है स्थलीय सामग्री लेखा के नए नियम। नए नियम के अनुसार प्रपत्र 35 को बहुत सरल कर दिया गया है और प्रपत्र 37 अब समाप्त कर दिया गया है। अब प्रपत्र 35 के अंतर्गत प्रत्येक सामग्री का खाता अलग अलग पृष्ठों पर रखना होता है। अब प्रपत्र 35 को ही स्थलीय सामग्री MAS अकाउंट कहते हैं और संशोधित प्रपत्र 35A नीचे दिया गया है। देखो उन्होंने यहाँ पे ये समझाया हुआ है कैसे कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद हमारा आता है अप्रयुक्त सामग्री की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है वो अनयूज्ड, जो यूज़ में ना आया हो। निर्माण कार्य को निर्गत की गई सामग्री के अधिशेष की जांच तथा भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। ठीक, सत्यापन की रिपोर्ट प्रपत्र 37 पर तैयार की जाती है। यह सत्यापन निम्न समयों पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कार्य के पूर्ण हो जाने पर यदि कार्य को प्रारंभ हुए 3 मास से कम हुए हैं अथवा अगले 3 महीनों में कार्य का लेखा बंद किया जाना है तब यह जांच आवश्यक नहीं है। साधारण भंडारों के लिए वर्ष में एक बार अधिशेष के निपटान तथा अन्य कार्यों का हस्तांतरण करने के पूर्व संबंधित अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण पर भौतिक चार्ज के लेन देन के समय। फिर है हमारा अधिशेष सामग्री का निपटान, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मटेरियल्स। निर्माण स्थल पर उतनी ही सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जो भली भांति कार्य कर लग जाए। कार्यों को सीधे निर्गत की गई सामग्रियों के अधिशेष का निपटान अग्र प्रकार से किया जा सकता है। जैसे बची हुई सामग्री यदि अच्छी दशा में है तो इसे निकट भविष्य में किसी अन्य कार्य पर प्रयोग किया जा सकता है, तब इसे स्टॉक में हस्तांतरण कर दिया जाता है और इस सामान की लागत कार्य के खाते में आंकलित क्रेडिट तथा स्टॉक के खाते में विकलित डेबिट कर दी जाती है। यदि यह सामान किसी अन्य कार्य पर भेजा गया है तो इसका मूल्य उस कार्य के खाते में डेबिट कर दिया जाता है। जिन कार्यों पर किसी कारण से लंबे समय तक के लिए कार्य स्थगित कर दिया जाता है तो वहां से अप्रयुक्त सामग्री को स्टॉक में लिया जाता है अथवा अन्य कार्य पर अंतरित कर दिया जाता है और इसके मूल्य को उपयुक्त की भांति क्रेडिट और डेबिट किया जाता है।
अधिशेष सामग्री जब स्टोर अथवा किसी अन्य कार्य पर भेजी जाती है तो इसका मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर पर किया जाता है। यदि इसका मूल्यांकन से कोई हानि होती है तो यह मूल्य कार्य के खाते में डाल दिया जाता है। नंबर 4 है, यदि बचा हुआ सामान निकट भविष्य में किसी अन्य कार्य पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इसे आम जनता में नीलामी द्वारा बेचने का प्रबंध किया जाता है। अगर नई सामग्री बची हुई नहीं यूज़ कर दी तो हम उसे नीलाम भी कर सकते हैं। खंड तथा उपखंड कार्यालयों में ऐसे समस्त सामान की सूची रखी जाती है और यह सूची अर्धवार्षिक स्टॉक विवरणी के पूरक के रूप में तैयार की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।